क्या हो अगर मैं कहूं कि आपने स्कूल में जो पढ़ा है वो आधा सच था? क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि विज्ञान के वो हीरो जिनके नाम हम बचपन से रटते आ रहे हैं, उनसे सदियों पहले भारत की धरती पर कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने ब्रह्मांड के वो राज खोल दिए थे जिन्हें दुनिया आज भी समझने की कोशिश कर रही है। ये कोई कहानी नहीं, ये वो सच है जिसे जानबूझकर हमसे छुपाया गया। आज मैं आपको मिलवाऊंगा भारत के उन असली वैज्ञानिकों से जिन्हें दुनिया ऋषि कहती थी, और मैं वादा करता हूं इस वीडियो के अंत तक आप अपने इतिहास को एक बिल्कुल नई नजर से देखने में मजबूर हो जाओगे। तो सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जिसे ये पूरी दुनिया बनी है, एटम। स्कूल में हमें पढ़ाया गया कि डाल्टन ने 1808 में एटॉमिक थ्योरी दी थी, पर यह पूरा सच नहीं है। डाल्टन से लगभग 2600 साल पहले 6ठी ईसा पूर्व शताब्दी में भारत में एक ऋषि थे, ऋषि कणाद। ऋषि कणाद ने अपने ग्रंथ वैशेषिक सूत्र में बताया है कि हर पदार्थ को तोड़ा जा सकता है, तोड़ते जाओ, आखिर में एक ऐसा कण बचेगा जिसे और नहीं तोड़ा जा सकता। उन्होंने उस अविभाज्य कण को नाम दिया परमाणु। उन्होंने सिर्फ परमाणु की बात नहीं कही, उन्होंने अणु को भी बताया, यानी दो या दो से ज्यादा परमाणुओं के जुड़ने से बनने वाला मॉलिक्यूल्स। ये वही थ्योरी है जो आज मॉडर्न साइंस का आधार है। पर ये तो बस शुरुआत थी। पदार्थ के सबसे छोटे कण से लेकर इंसान के शरीर तक। क्या आप यकीन करेंगे कि जिस प्लास्टिक सर्जरी को आज हम मेडिकल साइंस की सबसे बड़ी उपलब्धि में गिनते हैं, उसका आविष्कार भी भारतीय ऋषि ने किया था। ये नाम है ऋषि सुश्रुत, जिन्हें पूरी दुनिया का फादर ऑफ सर्जरी यानी शल्य चिकित्सा का जनक मानती है। आज से लगभग 2800 साल पहले ऋषि सुश्रुत ने एक ग्रंथ लिखा था, सुश्रुत संहिता। ये कोई साधारण किताब नहीं थी, ये सर्जरी का एक ऐसा विश्वकोश है जिसे पढ़कर आज के डॉक्टर भी हैरान रह जाते हैं। इस ग्रंथ में 300 से ज्यादा तरह की सर्जिकल प्रक्रियाओं का जिक्र है। 120 से ज्यादा सर्जिकल उपकरणों के बारे में बताया गया है। मोतियाबिंद का ऑपरेशन, पथरी निकालना, टूटी हुई हड्डी को जोड़ना, और तो और राइनोप्लास्टिक मतलब नाक की सर्जरी भी इसमें बताई गई है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। सुश्रुत संहिता नाक को दोबारा बनाने की पूरी विधि बताती है। गला या माथे की त्वचा का एक हिस्सा काटकर उसे नाक पर ग्राफ्ट करने की ये तकनीक आज भी मॉडर्न प्लास्टिक सर्जरी में इस्तेमाल की जाती है। ऋषि सुश्रुत सिर्फ ऑपरेशन नहीं करते थे, वो अपने छात्रों को सब्जियों और मोम के पुतलों पर प्रैक्टिस करवाते थे ताकि असल ऑपरेशन में कोई गलती ना हो। ये जानकारी कमाल की लगी ना? अगर ऐसे ही हैरान करने वाले राज आप आगे भी जानना चाहते हैं तो कुछ सेकंड लगेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ज्ञान की ये गंगा यहाँ रुकने वाली नहीं है। चलिए अब कहानी में हम आगे बढ़ते हैं। हमने पदार्थ की बात कर ली, शरीर की बात कर ली, अब बात करते हैं उस शक्ति की जो हम सबको इस धरती से बांध कर रखती है, गुरुत्वाकर्षण मतलब ग्रेविटी। जैसे ही मैं ग्रेविटी कहता हूं तो आपके दिमाग में एक ही नाम आता है, न्यूटन, सेब का गिरना, 1687। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि न्यूटन से भी लगभग 500 साल पहले भारत में एक और जीनियस पैदा हुआ था। ये थे भास्कराचार्य द्वितीय। 12वीं सदी के महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री। अपने ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि में उन्होंने साफ साफ लिखा है, जिसका सीधा सा मतलब है पृथ्वी में आकर्षण की शक्ति है जिससे वो भारी चीजों को अपनी ओर खींचती है और इसलिए वो चीजें जमीन पर गिरती हुई दिखाई देती हैं। उन्होंने ना सिर्फ ग्रेविटी की बात करी बल्कि कैलकुलस के वो सिद्धांत भी बताए जिन्हें खोजने का श्रेय न्यूटन और लाइबनिज को दिया जाता है।
सोचिए, सदियों पहले भारत का एक ऋषि वो गणित हल कर रहा था जिसे समझने में दुनिया को 500 साल और लग गए। जमीन की बात हो गई, शरीर की बात हो गई, अब आसमान की तरफ देखने का वक्त है। क्या प्राचीन भारत में सच में विमान थे? क्या रामायण का पुष्पक विमान सिर्फ एक कल्पना थी या इसके पीछे कोई गहरा राज छुपा है? विमानों की बात आते ही ऋषि भारद्वाज और उनके ग्रंथ वैमानिक शास्त्र का जिक्र होता है। इस ग्रंथ में अलग अलग तरह के विमानों, उनके बनाने के तरीके और यहाँ तक कि उन्हें अदृश्य करने की टेक्नोलॉजी का भी वर्णन मिलता है। हालांकि इस ग्रंथ की असलियत पर आज भी बहस होती है, पर यह हमें सोचने पर मजबूर करता है। लेकिन विमानों से भी ज्यादा सटीक और हैरान करने वाला काम किया था ऋषि आर्यभट्ट ने। आज से 1500 साल पहले जब दुनिया मानती थी कि पृथ्वी चपटी है और ब्रह्मांड का केंद्र है, तब आर्यभट्ट ने अपनी किताब आर्यभट्टीय में चिल्ला चिल्ला कर कहा है कि पृथ्वी गोल है और वो अपनी धुरी पर घूमती है। आपने भूगोल शब्द तो सुना होगा। भू मतलब भूमि और गोल मतलब क्या होता है? हमको पहले से ही पता था कि ये भूमि हमारी गोल है। उन्होंने ही सूर्य और चंद्र ग्रहण के पीछे का वैज्ञानिक कारण बताया। उन्होंने ही पाई की वैल्यू 3.146 तक बताई। उन्होंने एक सौर वर्ष की लंबाई की इतनी सटीक गणना की जो आज के मॉडर्न कैलकुलेशन के लगभग बहुत करीब है। तो सवाल उठता है कि अगर हमारे पास इतना ज्ञान था तो वो गया कहां? क्यों हमें अपने ही इतिहास के बारे में नहीं पढ़ाया जाता है? इसका जवाब छिपा है हमारी उन यूनिवर्सिटीज की राख में जिन्हें जला दिया गया। नालंदा, तक्षशिला, ये सिर्फ इमारतें नहीं थी, ये ज्ञान के वो मंदिर थे जहां हजारों सालों का संचित ज्ञान रखा गया था। लेकिन कुछ खोजें ऐसी भी हैं जिन्हें आज भी डिकोड करना बाकी है। अगस्त संहिता में बिजली बनाने का एक फॉर्मूला मिलता है जिसे कुछ लोग प्राचीन बैटरी मानते हैं। महाभारत में ब्रह्मास्त्र जैसे विनाशकारी हथियारों का जिक्र है जिसकी शक्ति आज के परमाणु बम जैसी लगती है। संजय की दिव्य दृष्टि, जिसे वो महल में बैठे बैठे युद्ध का हाल सुना रहे थे, क्या वो कोई टेक्नोलॉजी थी या कोई मानसिक शक्ति थी? ये वो रहस्य है जिन पर से पर्दा उठना अभी बाकी है। सनातन धर्म के ये ऋषि सिर्फ संत नहीं थे, वो दृष्टा थे, साइंटिस्ट थे। उनके लिए विज्ञान और आध्यात्म एक ही सिक्के के दो पहलू थे। वो जानते थे कि ब्रह्मांड के राज जानने के लिए बाहरी प्रयोग के साथ साथ चेतना की गहराई में उतरना भी जरूरी है। उनका विज्ञान सिर्फ विनाश के लिए नहीं बल्कि प्रकृति और इंसान के बीच संतुलन बनाने के लिए था। और यही वो सबसे बड़ी सीख है जो आज की दुनिया को हमारे पूर्वजों से सीखने की जरूरत है।